हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 20 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट को लेकर है। दरअसल आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर चल रही है, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन ने लगातार रशिया पर यह इल्जाम लगाए हैं कि वो वॉर क्राइम कर रहा है। इसका मतलब रशिया ऐसे अटैक कर रहा है कि जो सिविलियंस है यूक्रेन के, उनको परेशानी हो रही, उनको मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों को। यहाँ पर एक स्पेसिफिक चार्ज ये लगाया जा रहा है कि जो यूक्रेन के जो बच्चे हैं उन्हें अगवा किया जा रहा है, उनके हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक वॉर क्राइम का हिस्सा है। दरअसल जब भी कोई वॉर में किसी बच्चे या महिलाओं के खिलाफ कुछ भी एट्रोसिटीज होती है, तब हम उसे वॉर क्राइम मानते हैं। तो यही चार्जेस जो हैं वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट लगे हैं। इस वजह से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट, और एक सेकंड रशियन ऑफिशियल के अगेंस्ट भी ये वारंट जारी हुआ है। बट हमें समझना ये है कि ये जो अरेस्ट वारंट है इसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके पास में कोई शक्ति नहीं है किसी को अरेस्ट करने की। जो उसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं उनके उनके बिहाफ पर। बट व्लादिमीर पुतिन को ऐसे किसी देश के द्वारा अरेस्ट किया जाना वो लिटरली इम्पॉसिबल है। और जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी इस पूरे वारंट को डिसमिस कर दिया। उनका उनका ऐसा मानना है कि रशिया जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पार्टी नहीं है, ना ही वो सिग्नेटरी है, ठीक है। तो उसका कोई भी वारंट, उसका कोई भी जुरिस्डिक्शन रशिया में उसका पालन नहीं किया जा सकता। बट प्रीलिम्स में हमें यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को देखें तो ये एक पर्टिकुलर बॉडी है जो वॉर क्राइम, जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को के केसेस को ट्रायल करती है। और ये 1998 के रोम स्टेच्यूट के द्वारा बनाई गई थी। तो ये बॉडी कब बनी थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? ये 2002 में बनी थी। और अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये 1946 से एग्जिस्टेंस में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफिशियल पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो यूएनएससी है वो कभी कभी कुछ केसेस आईसीसी को रेफर कर सकती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दोनों का लोकेशन सेम है, मतलब दोनों ही द हेग, जो नीदरलैंड के द हेग में स्टैब्लिश्ड है। अब दोनों के बीच के केसेस का डिफरेंस क्या है? तो आईसीजे में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कंटेस्टेड इशू है या फिर कोई एडवाइजरी ओपिनियन चाहिए, तब वो केसेस को वो सुनती है। बट यहाँ पर इंडिविजुअल का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है कि जो भी वार क्राइम का दोषी पाया गया उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है, उसे सजा सुनाई जाती है। सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं आईसीजे के? ये सोवरेंटी के इशू, बाउंड्री, मेरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन राइट, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन, तो इन सब केसेस को सुनता है। आपको पता होगा कि भारत का जो कुलभूषण जाधव का जो केस है, जो भी पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनका जो हियरिंग थी, उनका जो केस था, वो इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल किया गया था। बट जो आईसीसी है इसमें कैसे केसेस होते हैं? जिनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ अग्रेशन। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। अगर फंडिंग को देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यूनाइटेड नेशन ही फंड करता है। उसके बाद में अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को देखें, जो भी रोम स्टेच्यू की जो सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, जो जो आईसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के कुछ बॉडीज द्वारा फंड किया जाता है, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा, कुछ कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसमें डोनेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बस आईसीजे, आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी फैक्ट के बेसिस पर पूछ सकता है आपसे। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज रामेश्वर प्रसाद केस को लेकर है, जो कि 2006 का जजमेंट है। अब ये जजमेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने जो महाराष्ट्र का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस में इस रामेश्वर प्रसाद केस का जिक्र किया है। तो हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस रामेश्वर प्रसाद केस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अब केसेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रही है आपसे प्रीलिम्स में। तो रामेश्वर प्रसाद केस क्या है? दरअसल बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए, तो किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं थी। अब हुआ क्या, गवर्नर ने ज्यादा वेट नहीं किया और असेंबली को सस्पेंड कर दिया। बाद में वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग गया। उसके बाद में गवर्नर ने रिकमेंड किया कि असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए। इसी को लेकर बाद में फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और गवर्नर के डिसीजन को चैलेंज करती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि जो प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन था कि असेंबली को डिसॉल्व करना है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि गवर्नर का वहां पर जो रिपोर्ट थी वो सब्जेक्टिव थी। गवर्नर ने ट्राई ही नहीं किया
कि वहां पर अलायंस बनाने का, या फिर जो पार्टीज थी उन्हें मौका ही नहीं दिया गवर्नमेंट फॉर्म करने का। उन्होंने मेरली अज्यूम कर लिया कि गवर्नमेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज दी कि आप यहाँ पर असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वापस से असेंबली को रिस्टोर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया था और इलेक्शन होने ही वाले थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली को रिस्टोर तो नहीं किया, पर यहाँ पर उन्होंने गवर्नर के पावर को बाउंड्री जरूर दे दी कि आप अपनी सब्जेक्टिविटी और अपने मेरली ऑब्जर्वेशन के आधार पर कोई भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को नहीं देंगे। आप ऑब्जेक्टिव ग्राउंड पर ही अपनी कोई रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। तो आपका जो आर्टिकल 356 का इन्वोकेशन है वो इतना इजीली नहीं लगना चाहिए। आपके मेयर सस्पिशन पे इस आर्टिकल 356 से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस हमें याद रखना होगा। यहाँ पर भी फ्लोर टेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया था कि कोई भी अगर मेजोरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसका फैसला फ्लोर टेस्ट के जरिए ही होना चाहिए। तो हमें ये एसआर बोम्मई केस और रामेश्वर प्रसाद केस 2006 का दोनों ही केस को हमें याद रखना चाहिए कि दोनों ही गवर्नर को लेकर हैं, दोनों ही आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग जजमेंट को लेकर हैं। तो यूपीएससी आपसे इनमें से कोई भी केसेस के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो लगातार खींच रहा है, चल रहा है, तो ये लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज वाइकोम सत्याग्रह को लेकर है। अब ये जो सत्याग्रह है ये बेसिकली जो लोअर कास्ट के जो पीपल्स थे केरला में, ट्रेवनकोर में, उनको मंदिर जाने से रोका जाता था, उन्हें रोड पे चलने से रोका जाता था। तो वहां पर जो अनटचेबिलिटी थी उसके अगेंस्ट ये पूरा सत्याग्रह था। ये जो पूरा सत्याग्रह था ये केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के वाइकोम में शुरू हुआ था 30 मार्च 1924 से। और अभी ये वाइकोम सत्याग्रह इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसके 100 साल होने वाले हैं। तो जो केरला गवर्नमेंट है उससे वो सेलिब्रेट करना चाहती है, इस वजह से वाइकोम सत्याग्रह जो है वो न्यूज में है। तो हमें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पूरा सत्याग्रह की हमें इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो जो वाइकोम सत्याग्रह है ये ट्रेवनकोर का मूवमेंट है, ताकि जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं उन्हें टेम्पल में एंट्री दिलाई जा सके। ये शुरू हुआ था केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के वाइकोम के शिवा टेम्पल में। अब इसका इशू क्या था? दरअसल केरल के ट्रेवनकोर में यहाँ तक कि अक्रॉस द इंडिया एक अनटचेबिलिटी काफी हद तक प्रिविलेंट थी, तो उसी के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था। इस मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया था, श्री नारायण गुरु ने सपोर्ट किया था। गांधी जी के सपोर्ट के बाद में कुछ अपर कास्ट के हिंदू थे, उन्होंने भी एक मार्च आयोजित किया था ताकि इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट किया जा सके। हालांकि इस मूवमेंट में कई लीडर थे, जैसे कि के कलप्पन, टी के माधवन, वेलायुध मेनन, के नीलकांतनन, नंबूतिरी, टी आर कृष्णा स्वामी अय्यर। बट जो मेन नायक थे इस पूरे वाइकोम सत्याग्रह के वो थे ईवीआर, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें तमिलनाडु में पेरियार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका जो पूरा आइडियोलॉजी थी वो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। इन्होंने इस पूरे वाइकोम सत्याग्रह को लीड किया। उन्होंने कोशिश करी शिवा टेम्पल में जाने की, इसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया, बार बार उन्हें अरेस्ट भी किया गया, फिर भी वो उन्होंने हार नहीं मानी, वापस से गए उस जगह पर, फिर से उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया। हालांकि जो पूरा मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट था और पूरा तरीके से ऑर्गेनाइज मूवमेंट था। इसी को देखते हुए और इसी मूवमेंट का इम्पैक्ट था कि केरला के ट्रेवनकोर में टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया गया 1936 में। मतलब ट्रेवनकोर के हर टेम्पल में अब जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनकी एंट्री अब अलाउड कर दी गई। तो यूपीएससी आपसे सीधे वाइकोम सत्याग्रह के बारे में पूछ सकती है, या फिर ईवी रामास्वामी नायकर जी के बारे में पूछ सकती है, या फिर किस किस ने इसे सपोर्ट किया, गांधी जी का क्या योगदान था, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज हर स्टार्ट इनिशिएटिव को लेकर है। अब ये इनिशिएटिव न्यूज में क्यों है? दरअसल जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने इस इनिशिएटिव के बारे में लोकसभा में इंफॉर्मेशन दी, इस वजह से ये न्यूज में था। तो हर स्टार्ट जो इनिशिएटिव है तो ये दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है। तो जो वुमेन्स है उनके स्टार्टअप को प्रमोट करना, उनके स्टार्टअप को इंकरेज करना, उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करना वुमेन्स स्टार्टअप्स को, ताकि जो वुमेन्स की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसे हम और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। इसके की फीचर्स क्या हैं? तो बेसिकली ये जो हर स्टार्ट है ये उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, उनके लिए इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके स्टार्टअप को डिजिटल रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें ट्रेन किया जाएगा, उन्हें गाइड किया जाएगा। और इस स्टार्ट को लॉन्च किसने किया था? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। यूपीएससी में सीधे हर स्टार्ट इनिशिएटिव को लेकर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए कि ये किसके रिगार्डिंग है ये। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेकर है। अब इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी से पब्लिश करती है, और ये इसकी 10th रिपोर्ट है 2023 एडिशन का। जो ये जो रिपोर्ट है ये टेररिज्म के ग्लोबल ट्रेंड्स को बताती है कि अभी उसका पैटर्न कैसा चल रहा है। बट प्लेस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को कौन जारी करता है?
तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करती है, जो कि एक सिडनी बेस्ड थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया के, जिसे 2008 में बनाया गया था। ये क्या स्टडी करती है? ये पीस, बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी को टेररिज्म के साथ में लिंक करती है, कि देखती है कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है, कैसे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स है ग्लोबली, जैसे कि अफगानिस्तान अभी भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कंट्री है, जो टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है जिसे। हालांकि ओवरऑल वायलेंस में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है, बट अगर हम रीजन्स वाइज देखें तो साउथ एशिया सबसे ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड रीजन है। और सबसे ज़्यादा जो डेडलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इस्लामिक स्टेट है, अल शबाब है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जमात नुसरत है। तो ये सब 2022 की डेडलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें हेल्प मिलती है, अपना फंड रेस कर पाते हैं, प्रोपेगेंडा फैला पाते हैं, लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं अपने ग्रुप में। और इंडिया के रिगार्डिंग फैक्ट ये है, इंडिया को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13 पोजीशन पर रखा गया है। इसका मतलब हमारे देश में जो टेररिज्म है वो हाई कैटेगरी में आता है, कि हमारे देश में टेररिज्म देखा जाता है ज़्यादा। और जो पाकिस्तान है उसे वेरी हाई कैटेगरी में रखा गया है, मतलब मोर टेरर प्रोन कंट्री है पाकिस्तान, 6 प्लेस पे ही है। जनरली जो मोर प्रोन टेरर है, जो वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं, वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, और इंडिया है, वो हाई कैटेगरी में आते हैं। तो टोटल ऐसी 6 कैटेगरी डिसाइड करी गई है इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। तो इसमें कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो कौन सा पेयर्स इसमें से करेक्ट है? तो पहला है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, ये सही है। जो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय का, वो गारो हिल्स में मिलता है, तो ये पेयर सही है। लोकटक लेक बरेल रेंज, ये गलत है, क्योंकि लोकटक लेक कहाँ है? ये मणिपुर में है, और जो बरेल रेंज कहाँ है वो आपको असम में मिलेगी, तो ये पेयर गलत हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है नामदाफा नेशनल पार्क, दाफला हिल्स, ये भी गलत हो जाएगा। नामदाफा जो नेशनल पार्क है ये आपको मिशमी हिल्स और पटकई रेंज के बीच में आपको मिलेगा, दाफला हिल्स में आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो गारो हिल्स में मिलता है मेघालय के। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।